अध्याय 62 राक्षस अतीत के रहस्य। सभी बच्चे अब यहाँ हैं। अब मैं आप सभी को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले, ये कार्यक्रम इस वर्ष एक जंगल में होगा जो कि कबीले के स्वामित्व वाला जंगल है। उसके बाद हम आपको विशेष रूप से हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया एक सीलिंग ताबीज सौंपेंगे। राक्षस को पकड़ने के लिए इसका सावधानी से उपयोग करें। एक बार उपयोग करने के बाद ये दोबारा उपयोग करने योग्य नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि आपने एक मजबूत राक्षस को हरा दिया है, तो इसका उपयोग करें। यदि आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं तो राक्षस को मारें और आगे बढ़ें। परीक्षण की अवधि 1 दिन होगी। जैसे ही समय सीमा समाप्त हो जाएगी, आपको सीधे जंगल से बाहर लाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अगले मामले में प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन जानबूझकर दूसरों के जीवन को धमकी देना कठोर हो जाएगा। सजाएं और अयोग्यताएं। बेशक यदि आप किसी अन्य उम्मीदवार को मारने की कोशिश करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहें। आप सभी की निगरानी कबीले के बुजुर्गों द्वारा की जाएगी। आपके प्रदर्शन का सही मूल्यांकन किया जाएगा, इसलिए यदि आप इसमें धोखाधड़ी करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि पदोन्नति पाने से पहले बेहतर होगा कि आप हार मान लें। वह रुका और अपने सामने बच्चों के चकित चेहरों को देखने लगा। उन्होंने आगे कहा, आपको उस जंगल में उच्चतम स्तर का राक्षस जो मिलेगा वह छोटे स्तर का राक्षस होगा। ये सुनकर भीड़ के भाव मिश्रित थे। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। मामूली स्तर, इतना ही? क्या वे हमें कम आंक रहे हैं? हम 5 सबसे महान कुलों में से एक हैं। यह अपमानजनक है। बस एक छोटे स्तर का दानव। उन्हें मुर्गियों को पकड़ने जितना आसान होना चाहिए। एक गर्म खून वाले आदमी ने कहा, अरे, शायद कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैं कम से कम एक मध्य स्तर के राक्षस का सामना करने की उम्मीद कर रही थी। मैंने इसके बारे में अपने छोटे भाई को भी बताया। एक लड़की ने उपहास करते हुए कहा, मैं अपने पूर्वज की पुरानी तलवार भी ले आया जिसे वह बचपन में इस्तेमाल करते थे। एक छोटे से राक्षस का खून इसकी प्रतिष्ठा पर दाग लगा देगा। एक और गूंगे से दिखने वाले बच्चे ने कहा, तुम्हारे पूर्वज की तलवार की परवाह कौन करता है? मैं अपने गौरव के लिए लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुख्य उत्तराधिकारियों द्वारा मुझ पर ध्यान दिया जाए। उस समय यदि मुझे मुख्य उत्तराधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है तो मेरा परिवार सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। ये सच है। अपने चारों ओर बड़बड़ाहट सुनकर ओलिवर को एहसास हुआ कि ये बच्चे बहुत भोले थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने राक्षसों के बारे में अध्ययन भी किया है या नहीं। क्या छोटे स्तर के राक्षस का शिकार करना आसान था? इससे उसे हंसी आ रही थी। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि कबीले ने बिना किसी पूर्व शोध या प्रयोग के इस घटना को अंजाम दिया? बड़े ने स्पष्ट रूप से कहा कि जंगल में उन्हें जो उच्चतम स्तर का राक्षस मिलेगा वह छोटे स्तर का राक्षस होगा। इसका मतलब यह था कि उस स्तर से कमजोर राक्षसों को भी अपने आप संभालना उनके लिए मुश्किल होगा। उन्हें स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि एक राक्षस कितना कठोर हो सकता है। उसे उपन्यास से ज्ञान मिला था और वह उस वर्ग व्यवस्था के बारे में जानता था जिसका राक्षस बहुत सख्ती से पालन करते थे। छोटे दानव, ये राक्षसों में सबसे कमजोर थे, जिन्हें अक्सर अनुभवहीन बुलाने वालों द्वारा बुलाया जाता था या कम एस्पेरा वाले क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते थे। उनके पास न्यूनतम शक्ति होती है और उन्हें कुशल ओझाओं द्वारा आसानी से भेज दिया जाता है। ये सही है। इन राक्षसों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षित नौसिखिया ओझा की आवश्यकता थी, और वे बिना किसी पूर्वभूत भगाने के प्रशिक्षण वाले बच्चे उस इकाई का सामना करने जा रहे थे। एक दानव एक ऐसा प्राणी था जिसमें सांस लेने जैसी सरल क्रिया करने की क्षमता थी। वे औसत मनुष्यों की तुलना में अधिक एस्पेरा के साथ पैदा हुए थे। क्रूर और आक्रामक, उन्हें क्रूर प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था जो मनुष्यों के मांस और रक्त पर दावत करते थे। वे अंतहीन रूप से खाते थे और अपने जीवन में मजबूत होते गए। इन राक्षसों ने इंसानों का मांस खाया और खून पिया और अधिक ताकत हासिल कर ली। हर बार जब वे किसी इंसान को खा जाते तो वे और मजबूत हो जाते। यदि वे किसी ओझा को मार डालें और उनके शव खा लें तो वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे।
स्वाभाविक रूप से सदियों पहले ओझाओं की पहली पीढ़ी के लिए यह एक बड़ी चिंता थी। यदि वे लड़ते तो हताहत होते और राक्षस अपने साथियों के शवों से और अधिक शक्तिशाली हो जाते। इस प्रकार वे एक समाधान लेकर आए और वह था अपने साथी ओझाओं के शरीर को विघटित या नष्ट कर देना। एक दर्दनाक बात, एक साथी के शरीर को नष्ट करने की उम्मीद करना जो कभी आपके साथ लड़ा था, किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन यह मानवता के अस्तित्व के लिए था। उस समय ये या तो अभी नहीं तो कभी नहीं था। यदि उन्होंने ये कदम नहीं उठाया तो मानवता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भारी मन से उन्होंने युद्ध में मारे गए ओझाओं के शवों को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। और यह काफी उपयोगी भी साबित हुआ क्योंकि ओझाओं ने धीरे धीरे राक्षसों के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इसे हासिल करना कठिन होता जा रहा था क्योंकि राक्षसों को भी उनकी इस रणनीति का एहसास हुआ और जैसे ही उन्होंने एक झुंड को मार डाला, उन्होंने लाशों को जमा करना शुरू कर दिया। इसने ओझाओं को इन चतुर राक्षसों के लिए एक और क्रूर रणनीति विकसित करने के लिए प्रेरित किया। एक निश्चित तकनीक से उन्होंने खुद को इस तरह विकसित करना शुरू कर दिया कि जल्द ही उनका शरीर राक्षसों के लिए घातक जहर में बदल गया। उनका खून, उनका मांस, उनका उत्साह, ये सब जल्द ही राक्षसों के लिए अभिशाप बन गया। जैसे ही राक्षस उनकी मृत्यु के बाद उन्हें खाने की हिम्मत करेंगे, भयानक जहर उन्हें तुरंत शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट कर देगा। ये सीधे तौर पर उन्हें हमेशा के लिए पंगु बना देगा। और यह विष विधि इतनी प्रभावशाली थी कि भविष्य में आज तक कोई भी राक्षस इसका मुकाबला नहीं कर पाया। ओझाओं ने जहर और तकनीक को बहुत गुप्त रखा, यहाँ तक कि ओझा समुदाय के बीच भी बहुत कम लोग वास्तविक विधि के बारे में जानते थे और बाकी को बस उस जहर का हल्का संस्करण खिलाया गया था। सीधी बात थी, ओझा जितना कमजोर होगा, खुराक उतनी ही कम होगी। अगर ओझा मजबूत होता तो स्वाभाविक रूप से उन्हें और बातें बताई जाती। यह उचित था क्योंकि कमजोर ओझा राक्षसों को कम शक्ति प्रदान करते थे और इस प्रकार उन्हें कम खुराक दी जाती थी। जबकि मजबूत ओझाओं के शरीर से राक्षसी प्राणी को अत्यधिक लाभ होगा, इसलिए उन्हें अधिक खुराक आवंटित करने की आवश्यकता होगी। कहानी खत्म। अलविदा।